अध्याय 9। ओलिविया उस कार में बैठते ही मैं सुन्न हो गया। मुझे उसकी कब्र पर ले चलो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता था कि मुझे कितना अफसोस है कि मैं उसके साथ नहीं था। मैं उसकी देखभाल नहीं कर पाया जैसा उसने मेरे माता पिता के निधन पर किया था। मैं उसकी मौत के लिए उससे माफी मांगना चाहता था। हमें नहीं पता, लेकिन हम पता लगाएंगे और तुम्हें बताएंगे। मैंने सिर हिलाया। मैं पूछना चाहती थी कि वे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि निक के साथ मेरा घर अब मेरा घर नहीं रहा। जिस दिन उसने मुझे जेल भेजा, उसी दिन से वो मेरा घर नहीं रहा। मुझे परवाह नहीं थी कि वे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी दादी मर चुकी थी, अब मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा था। गाड़ी चलाते हुए मैंने खिड़की से बाहर देखा। जगह जानी पहचानी सी लग रही थी, पर साथ ही अलग भी। कुछ नई इमारतें थीं जिन्हें मैं नहीं जानता था, शायद मेरे अंदर रहते हुए ही बनी थीं। कुछ खाना नहीं है क्या, ओलिविया? मेरी सास ने पूछा। वो मेरे बगल में बैठी थी। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि मैं गंदी हूँ और बदबू मार रही हूँ। वो वही मेरा हाथ पकड़े बैठी थी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे दिन में कभी भी खाने की आदत नहीं थी। अब मुझे एक बार या कभी नहीं खाने की आदत हो गई थी। मैंने फिर खिड़की से बाहर देखा और पाया कि वे मुझे अस्पताल ले जा रहे हैं। मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, और मुझे अस्पताल की जरूरत नहीं है। मेरे ससुर ने अपने कंधे के ऊपर से मेरी तरफ देखा। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर ही मुझे ये बताएं। मैं भूल गया था कि वे कितने जिद्दी हो सकते हैं। मैंने अपना मुंह बंद रखा और खिड़की से बाहर देखा। हम उस अस्पताल में पहुंचे जो उसने बनवाया था, दुनिया के प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक। जेल में रहने के कारण मैं उन सुख सुविधाओं को भूल गया जिनका मैं पहले आनंद लेता था। अब वे मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। हम अंदर गए और अस्पताल के प्रमुख पहले से ही इंतजार कर रहे थे। ओलिविया, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैंने तुम्हारे दुर्भाग्य के बारे में सुना था। खबर, और मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। उसने वही सुना जो सैंड्रा और निक सबको सुनाना चाहते थे, सच नहीं। एक पता नहीं उसे किस बात का अफसोस था। उसने मुझे कुछ नहीं किया। ठीक है, इधर आओ। मैंने एक फिजिशियन, मनोचिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञों को वहां मिलने के लिए कहा है। वाह, मेरे ससुराल वालों को पता चलने ही वाला था कि मैंने जेल में अपना गर्भ खो दिया है। वाह, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं डॉक्टर के पीछे कमरे में चली गई। वहां 3 डॉक्टर और 2 नर्सें थीं और उन्होंने हमारा आदरपूर्वक स्वागत किया। इस तरह से सम्मान से पेश आना अजीब लगा। जेल में किसी के लिए कोई सम्मान नहीं होता। मिसेस जोन, मैंने नर्स की बात बीच में ही रोक दी। ओलिविया, मुझे ओलिविया कहो। एक नर्स ने मेरे ससुराल वालों की तरफ देखा। मैंने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उन्हें मेरा दर्द समझ नहीं आया और मैं उन्हें ये बताने को तैयार नहीं थी कि वहां मुझे क्या क्या सहना पड़ा। ओलिविया, जरा इधर से आ जाओ। वहां शॉवर है और तुम्हारी जरूरत की हर चीज मौजूद है। मैंने सिर हिलाया। मैंने आखिरी बार 1 साल पहले अपने बेटे को जन्म देने के बाद नहाया था। वहां डॉक्टर ने मुझे नहाने की इजाजत दे दी थी। बस, उसके बाद मैं अपनी कोठरी में जितना हो सके खुद को साफ करती थी। वहां साबुन नहीं था, इसलिए मैंने काम चलाया। मैंने अपने पहने हुए कपड़े उतार दिए। अब वे मुझ पर बड़े हो गए थे और मेरे शरीर पर सिर्फ वही साफ कपड़े थे। उस दिन उन्होंने उन्हें ले लिया और मुझे ओवरऑल दे दिए। गर्म पानी का असर मेरे शरीर पर महसूस हुआ। मैं खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। पिछले 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सहा था। मेरे पति ने मुझे उस अपराध के लिए जेल भेज दिया जो मैंने किया ही नहीं था। मेरा बच्चा जेल में ही पैदा हुआ, मेरा गर्भ भी जेल में ही गिरा, और मैं जेल में ही लगभग मर ही गई थी। मेरी दादी का देहांत जेल में ही हुआ। मैंने उन्हें अलविदा भी नहीं कहा। मैं और भी रोई। फिर मैं रुकी और खुद को रगड़ रगड़ कर साफ किया। लगभग 1 घंटे तक शॉवर में नहाने के बाद मैंने वो गाउन पहना जो वहां मेरे लिए रखा था। अच्छा और गर्माहट भरा एहसास हुआ, इतना कि मैं लगभग रोने ही वाली थी। सब कुछ अजीब और अवास्तविक सा लग रहा था। बाहर आई तो मेरे सास ससुर डॉक्टरों के साथ धैर्यपूर्वक मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैं बाहर आई तो वे खड़े हो गए। क्या तुम ठीक हो? मेरी सास ने पूछा और मैंने सिर हिलाया। डॉक्टरों ने मुझे बिस्तर पर लेटने को कहा। तुम्हारा काम खत्म होते ही हम बाहर आ जाएंगे, मेरी सास ने कहा और मैंने फिर से सिर हिलाया। अब मुझे अपनी बातें कहना पसंद नहीं रहा। मेरी बातों ने मुझे मुसीबत में डाल दिया और जेल में पिटाई भी करवाई। डॉक्टरों ने मेरी जांच शुरू कर दी। डॉक्टर ने मेरी जांच और खून के नमूने लेने शुरू कर दिए। वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था।
मुझे यकीन है कि वो पूछना चाहता था कि आखिर क्या हुआ कि मेरा शरीर ऐसा दिख रहा है। मेरे शरीर पर जख्म के निशान थे, हर एक की अपनी कहानी थी। जब उसने मेरी जांच पूरी कर ली तो स्त्री रोग विशेषज्ञ ने अपनी जांच शुरू कर दी। हे भगवान, किसने तुम्हें इस तरह काट डाला? मेरे अंदरूनी हिस्से देखकर वो सदमे में बोली। मैंने कुछ नहीं कहा और बस वहीं लेटी रही। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोना चाहती हो। क्या हुआ? अध्याय तुम ओलिविया हो? उसने पूछा और मैं बस उसकी तरफ देखता रहा। उसने ऊपर देखा और अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे नहीं पता था कि वो किस बात से दुखी थी। वो उन लोगों में से नहीं थी जो इस दौर से गुजरी। जब उसका काम खत्म हुआ तो उसने मुझे कपड़े पहनने को कहा। फिर उसने मनोवैज्ञानिक को बुलाया। ओलिविया, मैं तुमसे जेल में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने सिर हिलाया और बिस्तर से उठ गई। मैं इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं कपड़े पहनने गई और वार्ड से बाहर निकल गई। मेरे सास ससुर मुझे देखते ही खड़े हो गए। मैं वहां अपने अनुभव के बारे में किसी को बताने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। मेरी सास ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, जब तुम तैयार हो जाओगी तो हमें बता देना। मैं उनकी समझदारी के लिए आभारी थी। डॉक्टर हमें तुम्हारी जांच के बारे में कुछ नहीं बताएंगे और हम पूछेंगे भी नहीं। हम तुम्हारे बताने का इंतजार करेंगे। चलो घर चलते हैं। घर? मुझे अब पता ही नहीं था कि वो कहाँ है, लेकिन मैं फिर भी उनका पीछा किया। अध्याय 9 हम अस्पताल से बाहर निकले और मेरी सास ने पूछा, ओलिविया, क्या निक ने तुम्हें तलाक दे दिया है? अध्याय 10 ओलिविया, काश उसने ऐसा किया होता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो तलाक के कागज मुझे देने जेल क्यों नहीं आया। मैंने उसके आने का इंतजार किया। मैं तैयार थी। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, लेकिन मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। तुम उससे कहो कि तलाक के कागज लेकर आए। मैं उन पर दस्तखत कर दूंगी। मैं उस आदमी से फिर कभी कोई नाता नहीं रखना चाहती थी। मैं बस यही चाहती थी कि वो मुझे छोड़ दे और आज़ाद कर दे। तलाक के वो कागज मुझे उससे आज़ाद कर देंगे। उसके बाद मेरी सास ने कोई और सवाल नहीं पूछा। हम उनके घर गए। घर अब भी वैसा ही लग रहा था जैसा मुझे याद है। क्या तुम्हें अब भी कुछ खाने का मन नहीं है? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मुझे भूख नहीं है, पर मैं आराम करना चाहती हूँ। उन्होंने सिर हिलाया। मेरे ससुर इतने समय से चुप थे। तुम्हें पता है तुम्हारा कमरा कहाँ है? जाओ और आराम करो। मैं उसी कमरे में नहीं सोना चाहता था जिसमें मैं पहले सोता था। अध्याय 10 जब हम निक से मिलने आए तो उसे यह बात बतानी थी। क्या मैं दूसरा कमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ और क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ज़रूर, अपनी पसंद का कोई भी कमरा चुन लो और ये रहा मेरा फ़ोन। चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे लिए एक कमरा ले आऊँगा। मैंने उसे धन्यवाद दिया और फिर सीढ़ियाँ चढ़ गया। उसने निक और मेरे कमरे से दूर पहला गेस्ट रूम चुना। मैं बिस्तर पर बैठ गई और एथन को फ़ोन किया। मैं जानना चाहती थी कि मेरे बच्चे का हालचाल कैसा है। फ़ोन 2-4 बार बजने के बाद ही उसकी आवाज़ आई। मिसेस जोन, आज शाम आपका फ़ोन पाकर मुझे किसकी खुशी मिली? उसे लगा कि निक की माँ का फ़ोन है। एथन, मैं बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ इतनी खामोशी छा गई कि मुझे लगा कि उसने फ़ोन काट दिया है। एथन, ओलिविया, क्या ये सच में तुम हो? मैंने सिर हिलाया मानो वो मुझे देख रहा हो। हाँ, एथन, मैं ही हूँ। तुम कब बाहर निकली? कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? हे भगवान ओलिविया, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? अध्याय 10 में हूँ और मैं तुम्हारे लिए आऊँगा। मैंने उसकी चिंता समझी। मैं ठीक हूँ एथन, अपने ससुराल वालों के साथ हूँ। कैसा है? मैं दरवाजे के पास गया और बाहर देखा कि उसके माता पिता अभी भी नीचे हैं या नहीं। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें सैमुअल के बारे में पता चले। सैमुअल कैसा है? मुझे अपने बेटे की बहुत याद आई। मैं कल ही उसे देखकर लौटी हूँ। ओलिविया, वो बहुत बड़ा हो गया है और बहुत स्मार्ट और हैंडसम भी है। मेरी आंखें भर आईं। मुझे उसकी जिंदगी में बहुत कुछ याद आया। एथन, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया और उसकी इतनी देखभाल की, उसके लिए शुक्रिया। एक दिन मैं तुम्हारी इस नेकदिली का बदला जरूर चुका पाऊंगी। बकवास, मैंने ये सब बदला लेने के लिए नहीं किया। हम दोस्त हैं ओलिविया, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या निक को पता है कि तुम बाहर हो? मुझे परवाह नहीं थी कि उसे पता है या नहीं। उस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं उससे सख्त नफरत करता था। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं निक के बारे में बात नहीं करना चाहता। जरूर, क्या आप सैमुअल से मिलना चाहेंगे? मैंने पूछा। मैं बहुत चाहती थी, लेकिन उससे मिलने से पहले मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी था।
मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा अपनी माँ की परछाई से भी मिले। मैं चाहती थी कि वो मुझे अच्छी नज़र से देखे और इस तरह उससे मिलने जाना अच्छा विचार नहीं था। मैं उससे जल्द ही मिलूंगा एथन, मैं बस पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे इस हालत में देखे। वो कुछ देर चुप रहा। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। और मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। वो निक का दोस्त था और उसने मेरे लिए पहले ही काफी कुछ कर लिया था। शुक्रिया एथन, लेकिन मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। मैं जल्द ही फिर फोन करूंगा। मैंने फोन काट दिया और कुछ मिनट बिस्तर पर लेटा रहा, फिर उठकर नीचे चला गया। मेरे ससुराल वाले अभी भी वहीं बैठे बातें कर रहे थे। माँ, ये रहा आपका फोन। शुक्रिया। मैंने उसे उन्हें दिया और अपने कमरे में वापस चली गई। मुझे वहां से तुरंत निकलना था। वो अब मेरा घर नहीं था। मुझे नौकरी ढूंढनी थी और अपनी नानी के घर वापस जाना था। वो मेरा घर था। अध्याय 10। मुझे एथन के घर से नहीं, वहां से शुरुआत करनी थी। यहाँ वो अपनी मर्जी से आ जा सकता था। यह उसके माता पिता का घर है और वो उनका बेटा था। वे मेरी वजह से उसे नहीं लौटाएंगे। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही, लेकिन मुझे कोई आरामदायक स्थिति नहीं मिल रही थी। आखिरकार मैंने जमीन पर एक कंबल बिछा दिया। मुझे वहां आराम महसूस हुआ। अब मुझे आरामदायक बिस्तर पर सोने की आदत नहीं रही थी। मैं अब जेल की कठिनाइयों का आदी हो गया था। शायद समय के साथ मुझे बिस्तर की आदत हो जाएगी। मैंने आंखें बंद की और सोने की कोशिश की। जैसे ही मैं नींद में डूब रहा था, मुझे एक आवाज सुनाई दी और मैं उछल पड़ा। मैंने इधर उधर देखा तो पता चला कि बाहर पेड़ की एक टहनी खिड़की पर खरोंच रही थी और ऐसी आवाज कर रही थी। मैंने जाकर खिड़की बंद कर दी। मैं बहुत घबराया हुआ था क्योंकि मुझे जेल की आदत हो गई थी और जब भी मुझे कोई आवाज सुनाई देती थी, अक्सर मेरी कोठरी का दरवाजा खुलता था। पहरेदार मेरे लिए खाना लाते थे या जानवर अपने मनोरंजन के लिए मुझे पीटने आते थे। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी। जेल ने मुझे बर्बाद कर दिया। नहीं, जेल, निक और सैंड्रा ने मुझे बर्बाद नहीं किया और मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने वाली हूँ, किसी न किसी तरह। अध्याय 11। निक, मैं उसे देखने के बाद घर नहीं गया, सीधा बार में गया और पीने लगा। उसकी छवि मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वो कितनी कमजोर लग रही थी। वो ऐसी क्यों दिख रही थी? क्या जेल उसके लिए इतनी बुरी थी? मुझे एक और दो, मैंने अपनी सेवा दे रही महिला से कहा। वो चली गई, लेकिन मेरा ड्रिंक लेकर वापस आने की बजाय बारटेंडर को लेकर वापस आई। मिस्टर जोन्स, मुझे लगता है कि आप बहुत पी चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए टैक्सी बुला दूं? उसे शायद लगता होगा कि मैं बच्ची हूं और अपने बारे में सोच नहीं सकती। मैं कोई बच्चा नहीं हूं और मैं जितना चाहूं पी सकता हूं। जेम्स, मुझे मेरा ड्रिंक दो, मैंने धमकी भरे स्वर में कहा। खैर, मैं चाहता तो था कि यह धमकी भरा हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी इस हालत में कितना धमकी भरा हूं। मिस्टर जोन्स, आप यहाँ आए हुए 3 घंटे हो गए हैं, तब से ही पी रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हैं। अधिक संभाले, मैंने उसे घूरा। मैं अब भी जोन्स परिवार का वारिस हूँ। वो कौन होता है मुझे बताने वाला कि मुझे क्या करना है? जेम्स, अगर तुम अपना ये बिजनेस नहीं खोना चाहते, तो मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ। उसने अपना सिर हिलाया जैसे उसे मुझ पर तरस आ रहा हो। भला उसे मुझ पर तरस क्यों आएगा? मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए और जिसकी मुझे कभी जरूरत हो सकती है। ठीक है मिस्टर जोन्स, यहीं रुकिए, मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। बस यही तो है। मैं निक जोन्स हूँ और मुझे जो चाहिए वो मिलता है। उसका चेहरा मेरे दिमाग में घूम गया और मेरी छाती में दर्द होने लगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास दीवार पर फेंक दिया, जिससे वहां खड़े एक आदमी को चोट लगते लगते बची। उसे देखकर मुझ पर इतना असर क्यों हो रहा था? वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। भगवान, जिस आदमी को मैंने लगभग शीशे से मारा था, वो गुस्से में मेरे पास आया। जैसे ही वो मेरे पास पहुंचा, मेरा गार्ड आगे बढ़ा और मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर उसे देखने लगा। मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ कुछ शुरू करे। किसी चीज या किसी को मारना, बस उस घटिया औरत के बारे में सोचने से खुद को रोकने के लिए एक अच्छा ध्यान भटकाने वाला तरीका होगा। क्या हमें कोई समस्या है? मेरे गार्ड ओलिवर ने पूछा। हे भगवान, मुझे उसका नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। हर बार जब कोई उसे पुकारता तो मुझे उस औरत की याद आ जाती। उसका नाम भी उसके नाम से मिलता जुलता है। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पीछे हटते हुए आदमी ने कहा। उसने मेरी तरफ देखा और मैं मुस्कुरा दी। बिल्कुल सही, यहाँ से चले जाओ।
हे भगवान, निक, इतनी सारी बोतलें, क्या तुम खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो? मैंने सिर उठाया तो एथन वहां खड़ा था। मैं मुस्कुराया। मुझे उसकी याद आ रही थी। एथन, तुम यहाँ हो? अच्छा, चलो पीते हैं। बहुत दिन हो गए साथ में ड्रिंक किए। उसने मेरी तरफ देखा और फिर सिर हिलाया, लेकिन फिर भी मेरे पास आकर बैठ गया। तुम मुझे बताना चाहते हो कि क्या हुआ? मैंने सिर हिलाया। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। नहीं, पर मैं पीना चाहती हूँ। जेम्स से कहो कि मुझे एक और बोतल दे दे। अब और शराब नहीं। अब उठो, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता था। वो जगह मुझे उसकी याद दिलाती थी। अब जब मैंने उसे देख लिया है तो और भी बुरा होगा। सैंड्रा ने उस जगह से उसके सारे निशान मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां बनी हमारी यादें नहीं मिटा पाई। जब भी मैं उस रसोई में जाता हूँ, उसे इधर उधर घूमते, गुनगुनाते और खाना बनाते देखता हूँ। उस घर का हर कमरा मुझे उसकी याद दिलाता है। मेरा दिल, मैं अभी घर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने मुझे दया से देखा। किसी को भी मुझ पर दया से नहीं देखना चाहिए। मैं दयनीय नहीं हूँ। निक जोन्स कोई दयनीय आदमी नहीं है। मैं एक ताकतवर आदमी हूँ, और सम्मानित भी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे देखने की? मैं तभी रुकूंगा जब तुम मुझे बताओगे कि ये सब कैसे हुआ। तुमने इतनी शराब क्यों पी? क्या ये ओलिविया की वजह से है? तुम उसके बारे में क्या जानते हो? मैंने रक्षात्मक ढंग से पूछा। एथन ने आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठा लिए। मुझे सिर्फ वही पता है जो तुमने मुझे बताया था, कि तुम्हारे माता पिता चाहते थे कि तुम उसे बाहर निकालो। मैंने सामने रखी बोतल की ओर हाथ बढ़ाते हुए सिर हिलाया। अध्याय 2। मैंने देखा कि वो खाली है और इससे मुझे बहुत निराशा हुई। जेम्स और वो ड्रिंक कहाँ है? इसका जेम्स से कोई लेना देना नहीं है। निक, और तुम तो जानते ही हो, वो सही था, पर मैं मानने को तैयार नहीं था। तो अगर हम शराब नहीं पीने वाले, तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं उठा और लड़खड़ाते हुए लगभग गिरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। ओलिवर, तुमने उसे इतनी शराब क्यों पीने दी? तुम्हारे आसपास रहने का क्या मतलब है, अगर तुम उसे ऐसी हरकतें करने से नहीं रोकोगे? एथन ने डांटते हुए कहा, जब वो और ओलिवर मुझे बार से बाहर निकालने में मदद कर रहे थे। मेरे दिमाग में उस रात की याद आ गई जब मैं इतनी नशे में थी कि ओलिविया ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया था। हम अपना हनीमून मना रहे थे और उसने मुझे ढील देने को कहा, और मैंने ऐसा ही किया। हम अपने होटल के कमरे में थे, इसलिए मुझे ज्यादा पीने की कोई परवाह नहीं थी। सुबह उसने मुझे हैंगओवर का सूप दिया और मेरी सेहत ठीक की। मैं एथन और ओलिवर की पकड़ से छूट गया। उनसे दूर जा रहा हूँ। निक, तुम कहाँ जा रहे हो? कार इधर है, एथन चिल्लाया, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और वहां से चला गया, मानो लड़खड़ाता हुआ जा रहा हो। वे जरूर मेरा पीछा कर रहे थे, क्योंकि वे तुरंत मेरे पास पहुंच गए और मुझे रोक लिया। मैं फिर से उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी जगह पर ही रोक रखा था, और मैंने संघर्ष करना छोड़ दिया। मैं बहुत थक गया था। तुम्हें क्या हो गया है यार? तुम ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो? मेरा दिल, मुझे अपना दिल वापस चाहिए। बेहोश होने से पहले मैंने बुदबुदाया।